हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड है मैक्रो, ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से जो कि है मैक्रोस, और उस मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। Thus, macroeconomics means economics of large dimension referring to the economy as a whole. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? पूरी की पूरी लार्ज डायमेंशन से, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। तो अगर हमें किसी को सिंपल वर्ड्स में समझाना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करती है, तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी से डील करती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन शेपिरो, जो कि बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट हुए हैं, वो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू शेपिरो, इनकी बुक्स भी हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो ये कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग से डील करते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेडिंग बनाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में द वर्ड माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन स्मॉल। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड माइक्रो है, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? ग्रीक वर्ड जो माइक्रोस होता है। तो माइक्रोस का मतलब क्या होता है? स्मॉल। हेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज या स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो इसी वजह से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी करती है। वो एक इंडिविजुअल एक कंज्यूमर भी हो सकता है, एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है? द वर्ड मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। तो ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। मैक्रोस, मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी करती है, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है एज अ होल। सारी इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर, सब कुछ आ गया। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। ये पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है, और वो माइक्रो सिर्फ इंडिविजुअल का। अब डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, इनमें अगर निकालना हो तो क्या है? बहुत आसान है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एक कंज्यूमर भी हो सकता है और इंडिविजुअल एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना या होल इकोनॉमी की स्टडी करना। सेकंड पॉइंट, इट डील्स विद प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। याद रखना दोस्तों, पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में या प्राइस या आउटपुट को डिटर्मिन करते करते ही टाइम निकल जाता है। चाहे आप एमए लेवल पे पढ़ो, चाहे आप मास्टर्स लेवल, चाहे पीएचडी करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स या तो प्राइस को पता लगा रही होती है या आउटपुट क्वांटिटी को पता लगा रही होती है, और इसमें कोई काम नहीं है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है? डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, कि पूरे कंट्री ने कितना माल बनाया, पूरे कंट्री में प्राइस लेवल क्या है। तो वो चीजों की स्टडी करना जो पूरे कंट्री लेवल पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। इसके जो मेन टूल्स हैं वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड फॉर गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके जो मेन टूल्स हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई उसके मेन टूल्स आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है इसमें लिमिटेड है। माइक्रो में लिमिटेड डिग्री का मतलब है एक ही इंडिविजुअल होता है, टोटल नहीं करते हम किसी चीज का, टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होता, तो एग्रीगेट तो होता ही नहीं, लिमिटेड डिग्री है। ऑन द अदर हैंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेशन की डिग्री ज्यादा होती है उसमें, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा और कई हजार भी हो सकते हैं, लाख करोड़ भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो इसका एक और पॉइंट है, कई बुक्स में लिखा है, कई बुक्स में नहीं लिखा, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब भी हम ये पढ़ते हैं तो वी एज्यूम कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो व्हेनेवर वी स्टडी माइक्रो we assume कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, एंड whenever we study मैक्रो इकोनॉमिक्स we assume that माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स will be constant। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से करिए इसे। ठीक है, तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इसका दायरा क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हम क्या क्या चीजें इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है,
अब फर्स्ट पॉइंट आ जाता है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं वो है नेशनल इनकम। इसमें मैंने लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम कैसे मेजर की जाती है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है नहीं करनी, इससे नेशनल इनकम निकालने से जीडीपी क्या निकलती है या फिर जीडीपी निकालने से वेलफेयर के साथ क्या रिलेशन है, नेशनल इनकम को NNP/FC कहते हैं या क्या कुछ और कहते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। वो मैंने अलग से नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में आपको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें बताती है फुल एम्प्लॉयमेंट कब होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कब होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके ही हमें ये सारी चीज़ों का पता लगता है। इट स्टडीज डिफरेंट फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट फैक्टर्स की स्टडी की जाती है जो एम्प्लॉयमेंट के लेवल को डिटर्मिन करते हैं, असर डालते हैं। दैट इज इफेक्टिव डिमांड या एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग्स एक्सेट्रा। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को असर डालते हैं, किसी भी कंट्री के लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को असर डालते हैं। उन सारे फैक्टर्स की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है थ्योरी ऑफ मनी। इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिस्कस करता है? चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी हैव कंसिडरेबल बियरिंग ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो मनी की डिमांड है और मनी की सप्लाई है, इससे भी इकोनॉमी में बड़े चेंजेस आते हैं। ठीक है, मनी की क्वांटिटी डिमांडेड एंड मनी की क्वांटिटी सप्लाइड, इससे बहुत फर्क पड़ता है और ये भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितनी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट होगी इसको डिटर्मिन करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द फंक्शनिंग ऑफ मनी एंड थ्योरीज रिलेटेड टू इट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताते हैं कि मनी के फंक्शंस क्या हैं, जो मैंने मनी के पूरे चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं, इसी प्लेलिस्ट में पढ़िए। तो मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसकी थ्योरीज ऑफ मनी क्या है, जैसे ट्रांजैक्शन अप्रोच है, कैश बैलेंस अप्रोच है और क्वांटिटी थ्योरीज ऑफ मनी है, फ्रीडमैन की थ्योरी ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी है। डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। बैंकिंग सिस्टम एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो स्टडीड। मनी के रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल आर कोर इश्यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन कोर इशू क्या है, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि प्राइजेस कैसे चेंज हो रहे हैं, प्राइजेस अप्स एंड डाउन्स कैसे आते हैं मार्केट में बूम रिसेशन वगैरह कैसे आता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर द प्रिंसिपल इशू इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सिंपल वर्ड्स में जितने भी प्राइस लेवल के इशू हैं, लाइक इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं प्राइस का बढ़ना, डिफ्लेशन जिसे कहते हैं प्राइसेस का गिरना, इन्फ्लेशन किस टाइम होती है, उसके वजह क्या क्या, उसके कॉजेज क्या हैं, और डिफ्लेशन के क्या क्या कॉजेज हैं और इफेक्ट्स क्या हैं, और गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, वो सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो फिफ्थ आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारा कंट्री या हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी और कैसे डेवलप करेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्क है थोड़ा बहुत। वो जब मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉवर्टी वगैरह कम होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, वो डेवलपमेंट के साइन है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम फॉर्म्स पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये भी एक पार्ट है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टडी करें या वो फैक्टर्स की स्टडी करें जिससे नेशनल पर कैपिटा रियल जीडीपी या पर कैपिटा रियल इनकम हमारी बढ़ सके। पर कैपिटा होता है पर बंदे की इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, स्पेशली इट स्टडीज द ग्रोथ प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमीज। तो बेसिकली जितनी भी अंडर डेवलप इकोनॉमीज हैं उनमें ग्रोथ में क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या क्या होना चाहिए ताकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो उनकी स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलवेज शो अप्स एंड डाउन्स, इट नेवर शोज अ स्टेडी पैटर्न ऑफ चेंज इन ऑल टाइम टू कम। तो बेसिकली आपको पता है इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि इकोनॉमी स्टेबल ही चलती रहेगी। तो इन अप्स एंड डाउन्स की स्टडी करना, इसके ऊपर भी कई थ्योरीज हैं। ठीक है, दिस साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी
better known as business cycle or trade cycle is major economic issue and an important area of macroeconomic study। तो ये जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं लगातार, ये भी मैक्रोइकोनॉमिक्स की एक इम्पॉर्टेंट स्टडी का पार्ट है कि कैसे बूम पीरियड आता है, कैसे रिसेशन आता है, हम कैसे अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करें, ना ही बूम पे रखें ना ही रिसेशन डिप्रेशन में रखें, बीच बिचाले स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। इन सारी चीज़ों से मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज ट्रेड्स अमंग या ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ प्रोटेक्शन एटसेट्रा आर द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि जो ट्रेड्स होते हैं बिटवीन नेशंस वो कैसे होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह क्या होता है, और टैक्सेस कितने लगते हैं, क्या टैरिफ्स होते हैं, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये सारी की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी काफ़ी पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बजटरी डेफिसिट एंड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर क्या होता है, इन द वेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन of the world economies, budgetary deficit and related fiscal policies has emerged as central issue of macroeconomics। आपको पता है जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन फैल रही है और ग्लोबलाइजेशन भी फैल रही है और वेलफेयर स्टेट्स भी लगातार फैल रही हैं, क्योंकि वेलफेयर सरकार तो चाहती है ना ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर अपने सिटीजन्स को देना। तो वैसे ही जितने भी गवर्नमेंट्स हैं कंट्रीज़ की, उनको बजट बनाने पड़ते हैं। बजट में डेफिसिट मतलब नुकसान होता है। नुकसान तब होता है जब उनका खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम है, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना चाहिए। जब इकॉनमी गिरी हुई है, रिसेशन में है, डिप्रेशन में है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। जब इकॉनमी में बूम पीरियड चल रहा है तो मार्केट में ऑलरेडी पैसा इतना है तो गवर्नमेंट को खर्चा कम करना चाहिए और टैक्सेस वगैरह लगाने चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा का सारा हम इस पार्ट में हम पढ़ते हैं बजट के चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स monetary measures by the government in terms of changing rate of interest या interest rate with a view to stimulate the economic growth and stability। पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज में कोई भी कंट्री ले लो, गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो इंटरेस्ट रेट को गिरा दिया जाता है ताकि बड़े बड़े बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेसमैन लोन्स वगैरह लें सस्ते रेटों पे लोन्स लेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी। और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, अब ज़्यादा पैसा आता है तो महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, उस पैसे को कम करने के लिए गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो लोग लोन्स नहीं लेते और उसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स गिर जाती हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंटरेस्ट रेट को थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी या थ्रू सेंट्रल बैंक्स गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकॉनमी। अगर आपने किसी भी इकॉनमी की फंक्शनिंग को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि इकॉनमी काम कैसे करती है, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बगैर आपको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि किसी भी इकॉनमी की फंक्शनिंग या काम के बारे में पता लग सके। तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है मॉडर्न इकॉनमी हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स अफेयर। जो मॉडर्न इकॉनमीज हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं, आसान नहीं है, एक आम इंसान को समझ नहीं आ पाती। सेवरल इकोनॉमिक फैक्टर्स विच आर इंटरडिपेंडेंट ऑपरेट इन द इकॉनमी। तो इकॉनमी में कई फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे मेरे पास आएंगे, मुझे फीस देंगे और फिर मैं तभी अपना घर का खर्चा चला पाऊंगा। अब अगर मेरे पास जो पैसे आते हैं मैं दुकान पे खर्चता हूँ तो दुकानदार का आमदनी हो जाती है, दुकानदार आगे खर्चता है तो आगे जो जिनके ऊपर खर्चा करेगा, तो ऐसे पैसा इकॉनमी में घूमता रहता है। तो इंटरडिपेंडेंस है, ये इंटरडिपेंडेंस को समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग वन कैन नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स अलोन। तो अगर हमने ये सारा का सारा सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये सारी चीज़ें समझनी है तो हम इंडिविजुअल यूनिट मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं कर सकते। ये तो एक से ज़्यादा की स्टडी होगी ना, तो इसलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी ज़रूरी हो जाती है। स्टडी ऑफ इकॉनमी एज अ होल देयरफॉर बिकम्स वेरी एसेंशियल। तो पूरी इकॉनमी का साइमल्टेनियस स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पूरी इकॉनमी की फंक्शनिंग हम इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ के नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट आ
जाता है स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की स्टडी इसमें आ जाती है। तो नेशनल इनकम की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये देखना है कि हमारा कंट्री तरक्की कर रहा है या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये किससे पता लगेगा? नेशनल इनकम की स्टडी से। In modern times, study of national income enables us to know about the economic condition of different countries of the world. हमें कैसे पता लगेगा कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है बुरी है? नेशनल इनकम से ही पता लगेगा ना। तो नेशनल इनकम की स्टडी करना और इसके मेथड्स बताना, ये कहाँ होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। While formulating its policies, government must have full knowledge of its national income, which is पॉसिबल थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। जब भी कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है अपने कंट्री के लिए कि उसकी डेवलपमेंट करेंगे, फलां जो भी करेंगे, तो जो भी पॉलिसी बनाती है वो किसको देख के बनाती है? नेशनल इनकम को देख के बनाती है। और भी कई फैक्टर्स होते हैं, मगर प्राइमरीली नेशनल इनकम एंड जीडीपी वगैरह को देख के बनाई जाती हैं पॉलिसीज। तो नेशनल इनकम की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलती है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमने कोई पॉलिसी बनानी है रिलेटेड टू कंट्री या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी, तो विदाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे पॉलिसी बना पाएगी? नहीं बना पाएगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर किसी भी इंसान ने, कोई भी मिनिस्टर वगैरह है जो पॉलिसीज बनाता है, अगर उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई तो समझ लो कि कहानी खत्म है। जब उसने खुद ही नहीं पढ़ी हुई तो पॉलिसियां क्या बनाएंगे? ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न गवर्नमेंट्स टेक रिसोर्ट टू एग्रीगेट डाटा पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, दैट इज नेशनल इनकम, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो सारी की सारी जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो जब भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रही होती हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ओवरऑल जनरल प्राइस क्या चल रहा है इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इन सारों की स्टडी करती है पॉलिसीज बनाते हुए। ऐसे नहीं कि रात को उठे और सुबह उठ के पॉलिसी बना दी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफी हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाता है स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स होता है मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आना। ठीक है ना, आपको पता है ना मार्केट अप्स एंड डाउन्स में चलती रहती है। तो ये जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आना है, इसको ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है, इसको बिजनेस साइकिल भी कहा जाता है। ये टॉपिक कहाँ पढ़ाया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे कि ट्रेड साइकिल आती क्यों है या बिजनेस साइकिल क्यों आती है या बिजनेस में फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं। तो इसको मैंने लिखा हुआ है ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये जो ट्रेड साइकिल है, बिजनेस साइकिल है या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रैपिड चेंजेस टेक्स प्लेस। जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, क्योंकि वो सारी की सारी डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होती है, तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। दीज चेंजेस हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। इन उल्टे पुल्टे चेंजेस का इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उल्टे पुल्टे चेंजेस क्यों कह रहा हूं? बहुत ज्यादा इकोनॉमी का भागना या बहुत ज्यादा गिरना, समझिए बात। स्टेबिलिटी अच्छी मानी जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ना भी बुरा माना जाता है और बहुत ज्यादा गिरना भी। ठीक है, इट इज वेरी एसेंशियल टू चेक देम। तो इन सारे अप्स एंड डाउन्स जो मूव आते हैं, वाइल्ड मूव्स, इनको चेक करना बहुत जरूरी है। दीज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस और चेंजेस डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट फैक्टर्स, दैट इज एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे जो भी वाइल्ड फ्लक्चुएशंस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं जो बिजनेस में आ रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम्स इंपेरेटिव to know the causes responsible for trade cycles and measures necessary to check them। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके हमें पता लग जाता है कि ये जो ट्रेड साइकिल्स हैं, इनका जो है क्या दिशा रहेगी, इनकी क्या क्या अप्रोचेज रहेंगी और ये किस किस तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए इनको चेक करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल। मार्केट में जो लगातार प्राइसेस के अप्स एंड डाउन्स आते जा रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा ओवरऑल महंगाई हो रही है या ओवरऑल गिर रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके हमें और अच्छे तरीके से पता लग सकता है। सेवरल चेंजेस अकर इन द जनरल वैल्यू ऑफ मनी और जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल या जो वैल्यू ऑफ मनी है उसमें काफी उतार चढ़ाव आता रहता है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी और राइज इन द प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई का होना। ठीक है, अब अगर महंगा सामान हो गया, महंगाई होगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी में जब सारे के सारे प्राइसेस बढ़ते हैं, जिसे हम महंगाई कहते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर प्राइस बढ़ते हैं उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन होना मतलब महंगाई होना या पैसे की वैल्यू गिरना एक ही बात है। दूसरी तरफ फॉल इन द प्राइस लेवल जो है, अगर प्राइसेस गिरते हैं तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है,
इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिस्ट हैव ड्रॉन अपॉन द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मनी की वैल्यू को गिरने से बचाने के लिए या फिर इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट या जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज एज्यूम्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अंडर डेवलप कंट्रीज। अंडर डेवलप कंट्रीज का मेन मकसद क्या है कि उनकी कंट्रियां पहले से ज्यादा ग्रोथ रेट शो करें, पहले से ज्यादा स्पीड से तरक्की करें। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हैज मेड इट पॉसिबल टू नो द फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिसीज टू बी परस्यूड टू अचीव द सेम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो है वो हमें दिखाता है, रास्ते दिखाता है कि अगर हम ये फलां पॉलिसीज लगाएं, इस तरीके से काम करें तो किसी भी कंट्री में जो ग्रोथ रेट है वो पहले से बेटर हो जाएगी। तो पॉलिसीज भी बताता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए जिससे पहले से बेटरमेंट हो, मतलब पहले से ग्रोथ रेट बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझना है उसके लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ग्रेट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई प्रिंसिपल्स हैं या कोई थ्योरीज हैं, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह वगैरह, तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद के बगैर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं तो अदर थिंग्स को कांस्टेंट तो मान ही रहे हैं ना। अगर उनको कांस्टेंट नहीं माना तो फिर तो पंगे पड़ जाएंगे। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पास है तभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आइसोलेशन में माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज बहुत हुई हैं, मगर अच्छी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज वही मानी जाती हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ड्राइव करके निकलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। प्रमोशन ऑफ फिजिकल वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द गोल ऑफ एवरी इकॉनमी। तो जो भी इकॉनमी है, कोई भी कंट्री है, उसमें मेन मकसद क्या है कि जो लोग हैं उनकी वेलफेयर को बढ़ाना। वेदर मटेरियल वेलफेयर हैज इंक्रीज्ड और नॉट कैन नॉट बी असर्टेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एक इंडिविजुअल यूनिट से थोड़ी ना पता लगेगा कि ओवरऑल इकोनॉमी में वेलफेयर बढ़ी है या कम हुई है। वो तो तभी पता लगेगा ना जब सबका कंजम्पशन लेवल या इनकम लेवल चेक करेंगे, ठीक है ना। इट कैन बी मेड श्योर बाय स्टडिंग द एग्रीगेट्स। जैसे टोटल इनकम बढ़ी है तो वेलफेयर बढ़ी है, टोटल एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो भी ज्यादा हुई है वेलफेयर, एग्रीगेट कंजम्पशन ज्यादा हुई है तो भी वेलफेयर ज्यादा हुई है, एंड वाइस वर्सा अगर ये कम हुई है तो वेलफेयर कम हुई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स देयरफॉर हेल्प इन असेसिंग द मटेरियल वेलफेयर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे को हेल्प करती है जानने के लिए कि भाई हमारे मुल्क में जो वेलफेयर है वो पहले से ज्यादा हुई है कि नहीं हुई। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो एक आधे की वेलफेयर तो हम लगा सकते हैं, एग्रीगेट डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो सबका पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल कंपैरिजंस। मैक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजंस। मैक्रोइकोनॉमिक्स के मदद लेके हम इंटरनेशनल कंट्रीज में कंपेयर कर सकते हैं कि यूएसए की जीडीपी इतनी है, इंडिया की जीडीपी इतनी है, नेपाल की जीडीपी इतनी है, या फलां कंट्री पाकिस्तान की जीडीपी इतनी है, सऊदी अरब की इतनी है, हम कंपेयर कर सकते हैं। इट कैन कंपेयर द रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। हम पर कैपिटा इनकम मतलब पर बंदे की इनकम जो कि एवरेज इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, कंजम्पशन, सेविंग लेवल्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज, तो हम डिफरेंट डाटास को कंपेयर कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज इज पॉसिबल थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस लोन। तो जब भी हम एक कंट्री का दूसरे कंट्री से एक्सचेंज रेट तय कर रहे होते हैं, पता लगा रहे होते हैं, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही ये डाटा को एनालाइज किया जाता है और डिमांड सप्लाई को पढ़ा जाता है। तो इसी के थ्रू जो है एक्सचेंज रेट्स भी तय किए जाते हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन या एक्सचेंज रेट का चैप्टर है वो भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हो। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। नॉलेज रिगार्डिंग म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ पॉवर्टी एटसेट्रा इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान। अगर किसी भी कंट्री ने प्लान बनाना है कि आने वाले 5 सालों में या आने वाले सालों में हमने क्या क्या पॉलिसीज बनाए, आज के आने वाले सालों में जो है हमारा देश तरक्की करे, तो प्लान बनाने पड़ते हैं। इंडिया में नीति आयोग है, इसका नाम पहले प्लानिंग कमीशन था। तो जो है प्लान जब भी बनते हैं तो हमारे सामने मैक्रो इकोनॉमिक डाटा होता है, उस डाटे को स्टडी करके ही आने वाले टाइम पे प्लान बनाया जाता है। ठीक है, ये पता नहीं कौन हॉर्न मार रहा है मेरे घर के बाहर। तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक डाटा है जिसमें नेशनल इनकम का डाटा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा डाटा स्टडी किया जाता है, फिर प्लान बनाए जाते हैं कि अगर ये सब कुछ इस हिसाब से चलता रहा तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, उसके हिसाब से प्लान बनाती है कोई भी गवर्नमेंट जो है, जो चाहे डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री, प्लान तो हर कोई बनाता है। नॉलेज
ऑफ दीज एग्रीगेट्स इज पॉसिबल थ्रू द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जितने भी ये जो डाटा है रिलेटेड टू नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, पॉवर्टी, ये मैक्रो इकोनॉमिक डाटा है। इस डाटे को कंसीडर करके ही प्लान बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से किस तरीके से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का आपस में क्या रिलेशन है, या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या है, इसको स्टडी करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड देयर म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो जब भी हम नेचर, कोई भी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या डिस्कस करता है, उसका वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा, उसकी नेचर क्या होगी, और उस चीज को पता लगाने के लिए हम उस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उनका म्यूचुअल जो है रिलेशनशिप वो स्टडी करते हैं। नॉलेज रिगार्डिंग द इंटर रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस अमंग the public and private sectors, agriculture and industrial sector, etc. can be possible only through the study at macro level. तो अगर हमने डिफरेंट सेक्टर्स की इंटर रिलेशन एंड इंटर डिपेंडेंस स्टडी करनी है, लाइक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या रिलेशन है, क्या म्यूचुअल डिपेंडेंस है एक दूसरे की, और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, तो ये सारी स्टडी करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक डाटा चाहिए होता है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पैराडॉक्स हैं उनको समझने के लिए भी हमें क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस रेफर्स टू दोज कॉन्सेप्ट्स विच होल्ड गुड फॉर एन इंडिविजुअल बट व्हेन दे अप्लाइड टू ऑल द इकोनॉमी, टू ऑल द पीपल, देयर वैलिडिटी बिकम्स डाउटफुल, दैट इज सेविंग्स, फार्मिंग एटसेट्रा। मैं आपको बताता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स क्या होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स कहता है कि भाई को वो सारी चीज़ें जो एक इंडिविजुअल पे अप्लाई तो कर दोगे तो वो तो उसके लिए सही है, मगर अगर वो चीज़ जो इंडिविजुअल के लिए अच्छी मानी जाती है, अगर वो सारी की सारी इकोनॉमी पे हमने अप्लाई कर दी तो वो अच्छी नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान सेविंग करेगा तो बहुत अच्छा है उसके फ्यूचर के लिए, मगर अगर सारे के सारे सेविंग करने बैठ गए तो दुकानों पे पड़ा हुआ सामान तो बिकेगा ही नहीं, तो वो ओवरऑल इकोनॉमी को तो डाउन लेके जाएगा ना। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स हमें बताता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इंडिविजुअल के लिए तो सही है मगर ओवरऑल मैक्रो के लिए सही नहीं है। एग्जाम्पल, फार्मिंग। एक आधा किसान अगर एक पर्टिकुलर क्रॉप लगा ले तो बहुत अच्छा है, मगर अगर सब ने वो क्रॉप लगा ली तो मार्केट में तो प्लेंटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी वो क्रॉप, और अगले साल उस क्रॉप का रेट गिर जाएगा। समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मैं किसी और चैप्टर पे लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।